और ए के सिंह। और आज फिर हम सीटेट 2024 की संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और बाल विकास में जितने भी सेक्शन हैं वो आपको मैं कहीं ना कहीं समझाया जा रहा हूँ। और समझाने का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को हल्के में लें, क्योंकि सीटेट में जो भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपका सीडीपी। यानी कि अगर जिसने बाल विकास को समझ लिया तो उसकी ये मान लीजिए 70%, 50% जो है आपका, 50% सी टेट क्लियर मान लो, 75 नंबर आपके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सी टेट को कंप्लीट, ये मान लीजिए जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया। क्योंकि सी टेट में सबसे ज़्यादा जो बाल विकास है, और बाल विकास का मतलब बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे चलता है, कहीं ना कहीं आपके किस पर, पूरा पैडागोजी पर। और पैडागोजी जो है आप कहीं उस चीज़ को अनदेखा कर देते हो, और इसी वजह से सीडीपी या सी टेट को आप क्या है क्वालिफाई नहीं कर पाते। सी स्टेट बच्चे करते हैं कि स्टेट का क्वालिफाई हो रहा है। स्टेट का क्वालिफाई इसलिए होता है क्योंकि वो रटने वाला, और यहाँ पर है समझने वाला। अगर आपने एक बात समझ लिया तो आप क्या कर पाओगे, पूरा का पूरा उस चीज़ को सॉल्व करोगे। चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं और टॉपिक को समझते हैं। क्वेश्चन यानी कि आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर है, यानी गार्डनर के ऊपर है। गार्डनर की बुद्धि के आधार पर, यानी कि बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या कहा गया है, यानी कि वो जो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या कहा है। आपको पता होगा कि यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका सिद्धांत दिया था, यानी कि बहु बुद्धि का सिद्धांत दिया था। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आपको यूपी टेट यानी स्टेट टेट में आपको पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन आपके यानी कि जो स्टेट के जो पीआरटी के पेपर होते हैं ना, उसमें भी आपको देखने को मिला है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। उसके अनुसार क्या था, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विभिन्न यानी कि विभिन्न स्तर पर करता है। और गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को सूचना को एक तरह से क्या कहा था, उसने कहा था सूचना, यानी कि लिखिए सूचना को संसाधित करने के लिए एक जैविक मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। क्या कहा था, परिभाषित किया था। और जिसमें उसमें क्या कहा था, सांस्कृतिक व्यवस्था समस्याओं को हल करने के लिए और संस्कृति में मूल्य यानी कि मूल्यों को उत्पादन बनाने, एक तरह से उत्पादन बनाने के लिए सक्रिय करने के लिए ये सब क्या है। गार्डनर के अनुसार जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें क्या कहता, बुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था उसने। 8 प्रकार की वर्णन कौन कौन सी है, अब 8 प्रकार की लिख देता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ, या फिर आप सुन लीजिए। दृश्य, संगीत, अंतर्व्यक्तित्व, तार्किक गणितीय, प्रकृतिवादी, भाषीय, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और शारीरिक गतिक। यानी कि दृश्य, संगीत, अंतर्व्यक्तित्व, तार्किक गति गणितीय, प्रकृतिवादी, भाषीय, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि और शारीरिक गति, ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या इसका आंसर होगा, इसने क्या कहा है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, तार्किक गणित बुद्धि व बुद्धि के उत्तम प्रकार होते हैं। अच्छा जी। दूसरे में क्या है, दूसरों की भावना को समझने के लिए क्षमता संगीत बुद्धि कहलाती है। अच्छा जी। बुद्धि के 3 प्रकार बताए, विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक और व्यवहारिक। अच्छा जी। फिर वो बताया चौथा, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तरों को निभाता है। और यही क्वेश्चन यानी कि यही टर्म अभी मैंने आपको बताई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे आपका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किस समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों को मौखिकरण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। और प्रोत्साहन करने में, क्योंकि भाई देखो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के वर्ड आ जाए क्या करना, प्रोत्साहन करना। यानी प्रोत्साहन करना, तो ये बिल्कुल ये मान के चलिए
पी लगा दिए इसके आगे, मतलब पॉजिटिव आंसर है। निजी वाक्य के बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए उपयोगी हैं। यानी कि इसमें क्या है, आपको मैंने एक चीज़ कही थी, जब यानी कि आपको भी यानी कि आप हो इतनी एज में आ चुके हो, इस एज में भी अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको कुछ भी हो, आप अपने आप से बात करिए, यानी कि सेल्फ खुद से बात करके देखिए। बच्चा क्या होता है, अब जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आप से ही बात करता रहता है, पर और वो सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, ऐसा है बच्चे। जो व्यक्ति अपने आप से बात करता है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि वो अपने आप से बात करके उस चीज़ को सॉल्यूशन के रूप में लेके चलता है। तो इसलिए दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी कि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर समस्या रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है, क्यों कैसे बना सकती है? वो कहे कि जी आपको क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए, उसने क्या कहना है कि आप क्या करो, सभी जो जेंडर यानी कि जेंडरों को संगीत, नृत्य और यानी कि इस तरह की जो प्रोत्साहन, जैसे कि मान के चलिए कोई जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है, तो ऐसे काम करिए जो क्या है ना, समाज की नज़रों में ये कहा जाता है कि लड़कियां संगीत बजाती हैं, तो यानी कि उसमें क्या करिए, आप लड़कों को भी मोटिवेट करिए, लड़कियों के साथ लड़कों को भी रखिए। फिर जो इस तरह की बात है कि ये कहानी आज कई बार हमें देखने के लिए सीटेट में कि मैथ्स में लड़कियां को रोल नहीं दिया था, तो मैथ्स में उन्हें एनरोल करिए, जिससे क्या हो, एक तरह से भेदभाव खत्म हो, यानी कि जेंडर भेदभाव खत्म हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियों को सिर्फ बैडमिंटन खिलाया जाए और लड़कों को फुटबॉल। ये क्या कर रहा है, भेदभाव, यानी कि भेदभाव कर रहा है। ठीक है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी क्या है, एक तरह से उस चीज़ को लेके नहीं चल रहा। फर्नीचर इधर उधर रखवाने में केवल लड़कों को, और ये तो केवल वाली बात है, तो केवल वाले तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी भेदभाव कर रहा है। यही एक ऐसा है कि यानी सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और परिपक्वता यानी प्रयोगिता, इस तरह की चीज़ों में भाग लेना चाहिए। तो यानी कि जो अभी आपको आंसर बताया, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 14 क्या कह रहा है, विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निम्न में लिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान करने चाहिए। अवसर प्रदान करने की बात करें तो अवसर प्रदान करने में एक चीज़ ध्यान करना, अगर आपको अवसर प्रदान करने में आपको नीचे इस तरह की चीज़ मिले, तो सबसे पहला क्या है, वस्तुओं को कंठस्थ कराना। कंठस्थ कराने की बात क्या करा, यानी कि याद कराना, कंठस्थ वर्ड आ जाए, कंठस्थ हो, याद कराना हो, रटना हो, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। और नेगेटिव वर्ड में आपको क्या करना है, इसको काट देना है। फिर क्या कहता है, अध्यापकों के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, नहीं जी, निष्क्रिय अनुसरण हेतु नहीं करना। विविध जानकारियों की सृष्टि, यानी कि एक तरह से क्या करना है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कोरिलेशन करना है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए पढ़ाना है। फिर क्या करना है, डाइवर्जन, यानी समस्या समाधान अपसारी चिंतन के अनुसार करना है। तो ये दोनों जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर आ जाएंगे, समालोचनात्मक चिंतन के ऊपर। तो ये यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका को किस पर जोर देना चाहिए? जब संरचनात्मक आ जाएगा, यानी कि संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव हो जाएगा। अब जब क्रिएटिवनेस आ जाएगी, तो क्रिएटिवनेस किस में हो जाती है? आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यानी कि अब आपको इंग्लिश में ज़रूर लिखना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव ASSESSEMENT फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या हुआ, समेटिव ASSESSEMENT। ठीक है, और अब क्या होगा, नॉर रेफरेंस्ड असेसमेंट, ये हो जाएगा। और इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड, यानी कि ये हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, तो इसमें जब आपको यानी कि संरचनात्मक जहाँ भी आए और संरचनात्मक में असेसमेंट पूछे, तो आपका याद कर लेना फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, संरचनात्मक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या कराया जाएगा, कहानी सुना के बताओ, पोएम लिख के बताओ,
आपसे क्या कहे, चार्ट पेपर बना लेगा, असाइनमेंट बनवा देगा, प्रोजेक्ट बनवा देगा। तो जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जैसे आप क्या भाई ये मान के चलिए CBSE से जो पढ़ा होगा, अब तो सब जगह आ गया, यानी कि 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट है, FA1, FA2, FA, उसके बाद होता था SA1 यानी कि सबमिटिव असेसमेंट 1, फिर होता था FA3, FA4, इसके बाद होता था फाइनल। जैसे कि हम जो ज़्यादा मतलब ये मान के चलिए 2011 से पहले पढ़े हुए हैं बच्चे, तो उनका साल में क्या होता था, एक हाफ ईयरली और एक फाइनल पेपर होता था जिसमें पूरी किताब में पूछा जाता था। इसमें क्या है, 6 महीने, यानी कि 6 महीने यहाँ पहले ख़त्म कर दिया, 6 महीने बाद में, यानी कि एक कक्षा को 2 पार्ट में बांट दिया। जैसे अब तो होता है हमारा क्या, ईयर वाइज पढ़ते हैं, ईयर वाइज में भी सेमेस्टर होता है हमारे। जैसे मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन सेमेस्टर से करी होगी, 6 सेमेस्टर में करी होगी, तो यहाँ पर क्या है, एक ही कक्षा, जैसे कक्षा 8 है, कक्षा 9 है, कक्षा 10 है, 10 में क्या है, 2, यानी कि एक किताब को 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है, तो आधे में ये खत्म हो जाता है, आधे में ये खत्म हो जाता है, इस तरह से कराया जाता है। तो सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है, फाइनल वर्क, पर जो क्रिएटिव वर्क होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरिए को निष्कर्षण पर बल देती है, यानी कि यानी कि आपके किसके, आपको इसको क्या कहेंगे, समावेशन, यानी कि समावेशन को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, मतलब सम के साथ जोड़ना, यानी कि एक तरह से सबके साथ जोड़ के लेके चलना। तो समावेशन में क्या होगा, यानी किसी भी भेदभाव को समाप्त करे, यानी समावेशन शिक्षा क्या होता है, भेदभाव विविध जरिए को निष्क्रिय एक तरह से प्रबल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी छात्रों को की उपस्थिति होना और उनके पड़ोस के स्कूलों, यानी कि उसके किसी भी एक तरह से भेदभाव मुक्त, यानी कि जहाँ भी समावेशन आ जाए तो समावेशन का याद करना, भेदभाव मुक्त। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 का कॉन्सेप्ट क्या करें, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविधता, सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई, जब इस तरह के मान के चलो भेदभाव नहीं करने चाहिए, तो भेदभाव नहीं करने वाली कौन सी बात आई, जो अभी हम क्या करते, समावेशी की बात करते हैं। और समावेशी ढूंढो कहाँ पे है, और समावेशी आपको मिल जाएगा। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि हमारा देश, हमारा क्या है, हमारा टीचर, हमारी शिक्षा, हमारी क्या है, हमारा देश, इस तरह की जो एनवायरनमेंट है, जब आपको हमारे से लेके चलोगे, भाई भेदभाव नहीं, लड़का लड़की के भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव, कि कोई क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए कोई बच्चा चश्मा पहनता है उसे दिखाई नहीं देता, कोई एक आंख से क्या बोलते हैं, एक आंख से जैसे मान के चलिए कोई एक आंख से देख सकता है, एक आंख से उसकी यानी कि उसे दिखाई नहीं देता, तो उसके साथ हमें क्या क्या भेदभाव नहीं। जिसका एक हाथ नहीं है वो क्या है, दूसरे हाथ से क्या क्या लिख पा रहा है, उसे भाई एजुकेशन प्राप्त कर पा रहा है, यानी कि जो क्या है नॉर्मल एंड जो थोड़ा बहुत एब नॉर्मल चाइल्ड है उनको क्या है एक साथ पढ़ाना, ये मान के चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बिल्कुल ही रिटायर्ड है, यानी कि उनके लिए स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, जैसे कि क्या मानते हैं, जिससे बहुत सारे स्पेशल स्कूल आपको देखने के लिए मिले होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये तो बिल्कुल रट लीजिए, इसका क्वेश्चन आना ही आना है समावेशन के ऊपर, यानी कि उसे क्या करना चाहिए, एक तरह से जब इस तरह की चीज़ आए, यानी दृष्टिबाधित में क्या होगा, लुई ब्रेल आएगा तो लुई ब्रेल ने क्या कहा, स्पर्शों से, और स्पर्शों की बात में जब आएगा सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, यानी कि भैया आप ये मान के चलो आपके आँख पे मैं पट्टी बांध देता हूँ, तो आपसे क्या, यानी कि आपसे कोई जब बात करेगा तो आपको उसके आपके आसपास कोई बात करेगा तो आपको सुनाई देगी कि नहीं देगी। और कोई लिखेगा या फिर कोई, आप क्या करोगे, उसे छू के महसूस करोगे कि हाँ छू के महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह की बात है, दृष्टिबाधित की बात है, तो दृष्टिबाधित में मौखिक रूप से उपयोग होगा, लिखित सामग्री का यूज़ होगा, स्पर्शों का यूज़ होगा, यानी कि ओन वर्ड जितनी वॉइस यूज़ होंगी वो सारी आ जाएंगी। और विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना। भाई हाथों से इस्तेमाल करोगे ये उनके लिए जो सुन नहीं सकते, यानी कि देख सकते हैं,
दिखाई जा रही वीडियो को उपशीर्षक देना। उपशीर्षक नहीं दे, यानी कि इसमें क्या होगा, ये सारा क्या है, ये दोनों टर्म किसके लिए है, जो क्या है देख सकता सुन नहीं सकता, यानी कि जो बच्चा एक तरह से बहरा है वो उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान भाव एवं अंति सक्रियता विकास, यानी कि एडीएचडी। एडीएचडी के बारे में मैंने आपको बताया था। एडीएचडी की सक्रियता विद्यार्थी को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखो, एडीएचडी के बारे में मैंने आपको इससे पहले जब आपको पढ़ाया था तो एडीएचडी के बारे में आपको बताया था। एडीएचडी में क्या होता है, विद्यार्थी के ध्यान एक तरह से उसके जो अपने ध्यान देने के, बैठने की स्थिति, रहने की स्थिति, व्यवहार नियंत्रण आदि चीज़ों के बारे में बताया था। अब इसमें जब चीज़ें हम लेके चलेंगे तो विद्यार्थियों के समय प्रबंधन, संगठनात्मक आदि जो उनकी चीज़ें, विकास के में सहायता, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें कौन सा, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। लंबे और जटिल ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। विद्यार्थियों के समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यही इस तरह की, क्योंकि हम क्या, एडीएचडी, एडीएचडी की फुल फॉर्म एक तो याद कर लेना। एडीएचडी की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या बताई थी मैंने, बताओ, इंग्लिश में ही याद करना इसकी फुल फॉर्म, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये है फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। और इसकी फुल फॉर्म जब से क्या हुआ, यानी ऑनलाइन पेपर हुआ था, ऑनलाइन पेपर में कई बार पूछी गई थी। ऑनलाइन पेपर में मान के चलिए जितने, अगर 23 पेपर थे तो 23 पेपर में से मान के चलिए 10-15 में तो आपको देखने के लिए मिली थी एडीएचडी की फुल फॉर्म। चलिए लास्ट आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पाठ वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। और पाठ वैकल्य के ऊपर आपको मैंने कई बार आपको बता चुका है, यानी कि डिसलेक्सिया। ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं ना, वो जो थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि बच्चा जो है पागल है, क्या है, पागल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको पागल नहीं बनना है। आप बीएड करे हो तो आप थोड़ा से ज़्यादा होशियार हो। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है पाठ वैकल्य, एक कहने के टर्म में यही है, पर लिखा आपको इंग्लिश में, क्योंकि डिसलेक्सिया, देखो 3 चीज़ याद कर लेना, डिसग्राफिया, ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलेशिया। देखो, कैलकुलेशिया मतलब कैलकुलेटर, मैथ में यूज़ होता है। लेक्सिया मतलब, ग्राफिया मतलब हाथ से लिखने वाली चीज़ें, यानी कि ग्राफ मतलब ग्राफ कौन बनाता है, हाथ से लिखने वाला। लेक्सिया मतलब बोलने वाली चीज़ें, यानी कि वॉइस। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पाठ वैकल्य में लिखित विषय सामग्री में बोध करना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि लिखित सामग्री के बोध में, यानी कि जो लिखित सामग्री है उसे पढ़ने में उसे दिक्कत होती है। यानी कि इस तरह से ये एक तरह से कन्फ्यूज़न वाला आंसर है भाई। जब आप ये सोचोगे, एक बार देखो यार, लिखित तो ग्राफिया में नहीं, ये कह रहा है लिखित विषय सामग्री के बोध में, यानी कि पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है, पढ़ने वाली दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया। यही कन्फ्यूज़न है, यही कन्फ्यूज़न करने के लिए इसलिए बच्चे परेशान होते हैं और इसलिए इधर उधर का आंसर लगा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। जब आप समझोगे, यानी कि क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा आपको। लिखित सामग्री कह रहा है, यानी कि लिखने की समस्या नहीं कह रहा हो, लिखित सामग्री के बोध में दिक्कत है, तो बोध में दिक्कत होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखने। ग्राफिया मतलब लिखना, लेक्सिया मतलब बोलना, कैलकुलेशिया मतलब मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तीनों की चीज़ आने वाली है, एडीएचडी आएगा, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।